बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम लॉबिंग पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली शेर। आज की जो सबसे बड़ी खबर है, यानी ख़ास तौर पे इस तनाजुर के हवाले से कि पंजाब में क्या हुआ पंजाब में। पंजाब की पग का फैसला होना था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले की रोशनी में। अखलाकी तौर पर नंबरिंग के एतबार से जो पग का फैसला है वो 186 यानी 186 वोट लेकर चौधरी परवेज़ लाई जो है वो वज़ीर आला पंजाब मुंतखब हो गए और जो इमरान खान के कैंडिडेट थे। लेकिन आसफ अली जरदारी ने जो रातों रात गुगली घुमाई, उसके नतीजे में चौधरी शुजात हुसैन का एक लेटर डिप्टी स्पीकर को पहुंचा और उसके नतीजे में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि पार्टी हेड के फैसले के ख़िलाफ़ जो है वो नहीं जाया जा सकता और वो वोट शुमार नहीं होंगे। ये बिल्कुल वही काम हुआ है जो पंजाब असम्बली में 25 जो अरकान थे, पीटीआई के जो लोटे अरकान थे, जिनको मुनहरफ अरकान भी कहा जाता है, तो उनके बारे में यही इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दी जो सुप्रीम कोर्ट डिसीजन हुई थी। अब आज जो है वो उसी तरह हुई है, लेकिन आज पीटीआई जो उसको एक्सप्लेन कर रही है वो ये कर रही है कि ये पार्लिमानी पार्टी फैसला करती है। इससे पहले आइन में लिखा हुआ था वाज़े तौर पे कि पार्लिमानी पार्टी से क्या मुराद है। अगर किसी पार्टी के पार्लिमानी पार्टी के 10 अरकान हों तो उन 10 में से 6 जिस तरफ हो जाएंगे तो उसको पार्लिमानी पार्टी तस्वर किया जाएगा। अब PMLQ यानी परवेज़ लाई, उनका और पीटीआई का मौक़िफ़ है कि पार्लिमानी पार्टी फैसला करेगी, ना कि पार्टी हेड। और फिर एतजाज़ हसन समेत बहुत से, सलमान अकरम राजा, अली ज़फ़र, हामिद खान, ये जो आइनी माहरीन हैं, इनकी राय भी तकरीबन इसी तरह है कि ये रूलिंग गैर आइनी है और इसको सुप्रीम कोर्ट उसी तरह उड़ा देगी जिस तरह कासिम सूरी की रूलिंग को उड़ाया। लेकिन इसमें टेक्निकल इशू है कि इसके पीछे सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वो मौजूद है, जिसका वो कह सकता है कि मैंने तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे अमल किया है। तो इस तरह से 179 वोट मिले हमजा शहबाज को, जबकि 186 वोट मिले परवेज़ लाई को, और 186 में से 10 वोट माइनस कर दिए गए और इस तरह 3 वोटों से जो हमजा शहबाज हैं वो वज़ीर आला बरकरार रह गए, क्योंकि ये पिछले इलेक्शन की कंटिन्यूएशन थी। लेकिन पीटीआई ने एक और दिलचस्प जो दावा किया है, वो पता नहीं साबित कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। उन्होंने कहा कि PMLN के 7 अरकान ऐसे थे जो घरों में बैठे हुए थे, लेकिन उनका वोट जो है वो शुमार कर लिया गया। अब वो कैसे साबित करेंगे, कौमी असम्बली का रिकॉर्ड बताएगा। स्पीकर इस वक्त बहरहाल चौधरी परवेज़ लाई हैं। चौधरी परवेज़ लाई बतौर स्पीकर CCTV कैमरों की फुटेज दे सकते हैं, हाज़री रजिस्टर जो है वो दे सकते हैं। आया ये लोग जो थे ये ऐवान में आए भी या नहीं आए, ये भी एक नया पंडोरा बॉक्स खोल देगा। तो इस सारी सूरत हाल में अब अगर कोई फंसा है तो वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान फंसी है। वो कैसे? वो इस वजह से कि सुप्रीम कोर्ट ने जो पहले फैसला दिया था डी-सीट करने का और उनके वोट ना गिनने का, अब अगर इनके वोट गिनती है तो पिछला फैसला उड़ाना पड़ेगा, और वो उस वक्त 5 रुकनी बेंच था और उससे आगे जाना पड़ेगा कि अब उसकी अगली फेट क्या होगी। ये जो ख़ास तौर पे अगला मैदान जंग है, लोग एहतजाज कर रहे हैं इस वक्त पूरे मुल्क में पीटीआई के हक़ में, परवेज़ लाई के हक़ में, और चौधरी शुजात के घर के बाहर लोटे लेके लोग खड़े हैं, एहतजाज कर रहे हैं। वहाँ फोर्स लगाना पड़ी है, पंजाब हुकूमत को रेंजर्स बुलाना पड़ी है, वफाकी हुकूमत से रेंजर्स की मंजूरी ली गई है कि ताकि एहतजाज को कंट्रोल किया जा सके। इस वक्त ये सारा सिनेरियो तो आपके सामने रखा। अखलाकी तौर पे अगर असूल की बात करें तो पीटीआई जिस तरह अवामी इलेक्शन जीती है, इसी तरह से वो ऐवान का इलेक्शन भी जीती है। लेकिन टेक्निकल बात करें तो ये बिल्कुल वही टेक्निकल वारदात है जिस तरह की कासिम सूरी ने की थी। एक रूलिंग के जवाब में दूसरी रूलिंग आ गई, एक अमरीकी साइफर था, दूसरे उसके जवाब में गुजराती साइफर आ गया, यानी शुजात का साइफर आ गया या उसका लेटर आ गया। तो ये सारा मामला है। इस पर हम थोड़ा सा व्यू लेते हैं, ख़ास तौर पे कानूनी हवाले से, सुप्रीम कोर्ट के फोरम के हवाले से, और वो है कि मतलब सुप्रीम कोर्ट का पिछला फैसला और अब मुमकिन तौर पे सुप्रीम कोर्ट को किन मुश्किलात का सामना होगा। हमारे साथ जहाँज़ेब अब्बासी साहब मौजूद हैं जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कई सालों से कवर कर रहे हैं, मुख्तलिफ केसेस के हवाले से जानते हैं। अब्बासी साहब, ये हमारे मुल्क में सियासत, अदालत, सहाफ़त, वकालत को बहुत ज़्यादा गुमसान का रन नहीं पड़ गया? बहुत शुक्रिया अली शेर साहब। सबसे पहले आपने 2 मुख्तलिफ इश्यूज़ को रिलेट करने की कोशिश की। कासिम सूरी की जो रूलिंग है, जो डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली थे, और जो डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली है, इनकी रूलिंग है, ये दोनों एक दूसरे से यूँ मुख्तलिफ हैं। इसकी पहले मैं आपको वजूहात बताता हूँ कि वो क्यों मुख्तलिफ हैं। दूसरा मैं आपको ये बताऊँगा
کہ سپریم کورٹ نے ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی کی جو رولنگ ہے وہ کس لا پوائنٹ کے اوپر اڑائی، اور جو پنجاب کے ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ ہے یہ کس طرح سے اڑانا تھوڑا مشکل ہوگا۔ یہ کچھ سوالات میں نے اپنے طور کے اوپر مرتب کیے ہیں، ان کے میں آپ کو جوابات دیتا ہوں۔ ہوا کچھ یوں کہ آپ کو یاد ہے جب قاسم سوری صاحب ڈپٹی اسپیکر تھے تو اس وقت غیر ملکی مراسلے کا معاملہ آیا، اس وقت وفاقی وزیر قانون تھے فواد چودھری، وہ روستم پر آئے اور انہوں نے اس خط کی مثال دی، اور اس خط کو جواز بنا کر انہوں نے اسمبلی میں ایک موشن پیش کی۔ اس موشن کی بنیاد کے اوپر ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی قاسم سوری نے ایک رولنگ دے دی اور یہ کہا کہ جو ووٹ آف نو کانفیڈنس ہے پی ایم عمران، اس وقت کے پی ایم عمران خان صاحب کے خلاف، یہ ان کانسٹیٹیوشنل ہے، اور یہ جو آرٹیکل 5 ہے جو یہ کہتا ہے کہ ہر پاکستان کے شہری کو ملک سے وفادار رہنا چاہیے یا رہنے کی پابندی ہے، اس آرٹیکل 5 کا حوالہ دے کر اس ووٹ آف نو کانفیڈنس کو اڑا دیا گیا۔ وہاں پہ معاملہ تھا عدم اعتماد کا، پنجاب میں معاملہ تھا وزیر اعلیٰ پنجاب کے انتخاب کا، ایک تو یہ فرق ہو گیا۔ اب ایک سوال یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی کی رولنگ اڑائی کی، اس کا جواب سپریم کورٹ کے جو میجورٹی ججمنٹ ہے اس کا جواز یا وجوہات یوں بیان کی گئی ہیں کہ جب ووٹ آف نو کانفیڈنس فائل ہو جائے، جب عدم اعتماد کی تحریک آ جائے اسمبلی میں، تو پھر اس قرارداد کو اس طرح سے اڑایا نہیں جا سکتا۔ اس کی وجہ کیا بتائی کورٹ نے؟ 5 ججوں نے یہ کہا کہ اس کا جواز یہ ہے کہ جب عدم اعتماد کی تحریک پیش ہو جائے تو اسپیکر ہو یا ڈپٹی اسپیکر ہو، اس کا اختیار محض پریزائڈنگ افسر کا رہ جاتا ہے، اور وہ ایک پریزائڈنگ افسر کے طور کے اوپر ٹریٹ کرتا ہے۔ اس کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ ایک رولنگ کے ذریعے ووٹ آف نو کانفیڈنس کو اڑا سکے، اور یہ عمل اس لیے ان کانسٹیٹیوشنل ہے، انلیگیلٹی ہے، اور اس بنیاد کے اوپر سپریم کورٹ نے اس رولنگ کو اڑا کے پھینک دیا۔ نمبر 1۔ اب آتے ہیں پنجاب کے معاملے پہ۔ پنجاب میں جو ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی نے جو رولنگ دی ہے، اس رولنگ کو ان کانسٹیٹیوشنل قرار دینے کے لیے پاکستان تحریک انصاف کو یا پاکستان مسلم لیگ کاف کو سب سے پہلے جو ہرڈل کریٹ کرنی پڑے گی، جو ہرڈل پار کرنی پڑے گی، جو رکاوٹ عبور کرنی پڑے گی، وہ ہے آرٹیکل 69 کی۔ آرٹیکل 69 یہ کہتا ہے کہ رولنگ جو ہے اس کو عدالتوں میں زیر بحث نہیں لایا جا سکتا۔ اب وہ رولنگ غیر آئینی کیسے ہے، اس کو ان کو اسٹیبلش کرنا پڑے گا کورٹ میں۔ اب وہ اسٹیبلش کیسے کرتے ہیں، یہ میرے خیال میں بہت مشکل کام ہے۔ اچھا، ایک تو یہ ہو گیا۔ اب جو ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی کی رولنگ ہے وہ کیوں دی گئی، یہ اس کے بارے میں تھوڑا سا بریف کرتے ہیں۔ وہ رولنگ دی گئی آرٹیکل 63A کی انٹرپریٹیشن کے اوپر۔ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی، آرٹیکل 63A کے تحت ایک صدارتی ریفرنس سپریم کورٹ میں دائر کیا گیا۔ اچھا، آرٹیکل 63A کی انٹرپریٹیشن کے جو ریفرنس فائل کیا گیا وہ فائل کیا گیا آرٹیکل 186 کے تحت، جو ایڈوائزری جورسڈکشن ہوتی ہے، یعنی حکومت جب کسی بھی معاملے کے اوپر کسی اہم نقطے کے اوپر کوئی قانونی یا آئینی رائے جاننا چاہے تو وہ عدالت سے رائے طلب کر سکتی ہے۔ اس کے اوپر میں نے ایک بیک گراؤنڈ سٹوری کی ہوئی ہے کہ 1947 سے لے کے آج تک کتنی دفعہ صدارتی ریفرنسز آئے، اس کے اوپر کیا کیا ویو آیا۔ تو جب وہ ریفرنس آیا سپریم کورٹ میں تو سپریم کورٹ کے 5 ججوں میں سے 3 ججوں کی رائے مختلف تھی اور 2 جج صاحبان کی رائے مختلف تھی۔ جو میجورٹی ویو تھا، جو اکثریتی ویو تھا صدارتی ریفرنس کے اوپر، اس میں یہ کہا گیا کہ جو رکن اگر منحرف ہو جائے، یعنی جو پارٹی سربراہ یا پارلیمانی پارٹی کے اس ہدایات کے برخلاف اگر کوئی کہیں جائے گا تو وہ ڈیفیکشن کلاز میں فال کرے گا، اور ڈیفیکشن کلاز میں کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے کہ وہ ڈی سیٹ ہوگا۔ 2 جج صاحبان نے اس اکثریتی ویو سے اختلاف کیا، ان کا اختلاف بھی بڑا دلچسپ ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ سپریم کورٹ کی آرٹیکل 63A کی انٹرپریٹیشن کے حوالے سے صدارتی ریفرنس کے اوپر جو رائے دی ہے وہ بھی مختصر ہے،
ڈیٹیل ریزننگز ابھی تک نہیں آئیں، یعنی تفصیلی وجوہات ابھی تک سامنے نہیں آئیں. اگر تفصیلی وجوہات سامنے آ جاتی تو یہ جو آج کویشچن ریز ہو رہا ہے یہ نہ آتا. اور چیزیں بالکل کلیئر ہو جاتی. اور دلچسپ بات یہ ہے دو ہمارے جج صاحبان نے ڈائسنٹ کیا ہے، اس اکثریتی رائے سے اختلاف کیا ہے، انہوں نے شارٹ آرڈر کو سامنے رکھ کر ڈیٹیل ریزننگ اپنی ڈائسنٹنگ میں دے دی. کیونکہ اب وہ کیا کرتے ہیں، ان میں سے ایک جج وہ تھے جیسے مظہر اللہ میاں کھیل جن کی ریٹائرمنٹ بہت قریب آ وہ ریٹائر ہو گیا. تو اس لیے انہوں نے ریٹائرمنٹ سے ایک دن پہلے انہوں نے کہا بھائی ڈیٹیل ججمنٹ کا ہم تو انتظار. اچھا آپ دیتے رہنا. انہوں نے مزے کی بات ہے انہوں نے اپنی جو ڈائسنٹ ویو سے اسٹارٹ کیا ہے وہ اسٹارٹ ہی یہیں سے کیا ہے. انہوں نے کہا جی میں تو انتظار کر رہا تھا وہ ڈیٹیل ریزننگ آ جائے گی لیکن وہ ابھی تک آئی نہیں ہے. تو اس لیے میں تو ریٹائر ہو رہا ہوں تو ریٹائرمنٹ سے پہلے میں اپنا ویو دے کے جا رہا ہوں. اب جو دونوں جج صاحبان ہیں انہوں نے اپنے ویو میں یہ کہا ہے کہ آرٹیکل 63A کی اگر ہم نے کوئی رائے دی تو یہ اٹ سیلف آئین کو ری رائٹ کرنے کے مترادف ہوگا، یعنی آئین کو دوبارہ لکھنے کے مترادف ہوگا اور ہم آئین کو ری رائٹ نہیں کر سکتے. اس کی ریزننگ ڈائسنٹنگ ویو میں یہ دی گئی کہ ہم اگر ری رائٹ کیا تو جو پریزیڈنشل ریفرنس کے اوپر سپریم کورٹ ویو دیتی ہے اس میں اپیل کا حق نہیں ہوتا، اس میں ریویو آتا ہے. تو ریویو کا اسکوپ آپ کو پتہ ہے بڑا ہی لمیٹڈ ہوتا ہے. نمبر 1. نمبر 2 ایک ڈائسنٹ میں یہ ویو دیا گیا کہ پاکستان کے اندر آلریڈی جو جو پولیٹیکل سسٹم سیاسی جماعتوں کا نظام ہے اس میں آلریڈی جو پارٹی سربراہ ہے اس کو بڑی پاور حاصل ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ملک میں میجورٹی پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ خاندانی چلی آ رہی ہیں. مسلم لیگ نون ہے اس میں بھی یہی اسٹرکچر ہے، پاکستان پیپلز پارٹی ہے اس میں بھی یہی اسٹرکچر ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب والی پارٹی آپ کرتے ہیں اس میں بھی آپ کو مجھ سے بہتر پتہ ہے اس میں بھی یہی اسٹرکچر ہے. امیر کے خلاف جانے کا مطلب بغاوت ہے، بغاوت کا مطلب سر قلم کرنا. تو اس پہ ڈائسنٹ ویو دیا گیا کہ اگر اس سٹیج کے اوپر پولیٹیکل پارٹی کے ہیڈ کو اگر یہ اختیار دے دیا گیا تو وہ بادشاہ بن جائے گا، اس لیے سپریم کورٹ کو اس سے اجتناب کرنا چاہیے. ہمارا اس وقت بھی یہ ویو تھا کہ آرٹیکل 63A کے اوپر سپریم کورٹ نے جو ویو دیا ہے یہ درست نہیں ہے. اس کے اوپر سپریم کورٹ بار ایسوسیشن، پاکستان بار کونسل نے بھی ایون ریویو فائل کر رکھا ہے، آبجیکشن بھی اٹھایا ہوا ہے اور پولیٹیکل پارٹیز بھی اس کے اوپر اعتراض کر رہی ہیں اور یہ کہہ رہی ہیں. اور آج بھی ایون آپ کو یاد ہے وہ سعد رفیق صاحب نے ایک پریس کانفرنس کرتے ہوئے یہ بات کہی ہے کہ ہم آج بھی یہ چاہتے ہیں کہ اس ویو کے اوپر ریویو کیا جائے، یعنی وہ فیصلہ سپریم کورٹ اپنا. اب آپ کو لگتا کیا ہے کہ اب اس کا نٹ چل آپ کو مشکل میں سب سے کون ہے، سپریم کورٹ یا کوئی اور یا یہ پارٹیاں؟ اور دوسرا اس کا اب آپ کو نچوڑ کیا لگتا ہے، راستہ کیا لگتا ہے؟ علی شیر صاحب میری دانست میں یہ وہ ڈور ہے جس کو آپ جتنا سلجھانے کی کوشش کریں گے یہ اتنی الجھتی جائے گی، اتنی الجھتی رہ جائے گی. اس کی وجہ 63A پہ مختصر ویو دیا گیا، یعنی شارٹ ویو دیا گیا. اس ویو کی روشنی میں PTI کے 25 اراکین صوبائی اسمبلی پنجاب کے ڈیفیکٹ ہو گئے. الیکشن کمیشن نے ان کو ڈی سیٹ کر دیا، پنجاب میں الیکشن ہو گیا. اب جو سپریم کورٹ کا جو آرٹیکل 63A کا جو ویو ہے اگر اس کو ٹچ کیا جاتا ہے، اگر اس سے سپریم کورٹ پیچھے ہٹے تو پھر سوال یہ پیدا ہوگا کہ جو یہ 25 ڈی سیٹ ہوئے ان کا کیا مستقبل ہے. نمبر 1 سپریم کورٹ کوئی اگر نیا اصول طے کرتی ہے اس سے بھی مزید پیچیدگیاں پیدا ہو سکتی ہیں. نمبر 3 اب اگر اسی ویو کو سپریم کورٹ کنٹینیو کرے، یعنی یہ کہے کہ نہیں ہم نے جو پہلے ویو دیا وہ بالکل درست تھا اور یہ جو ڈپٹی اسپیکر نے جو کیا یہ بھی درست ہے، تو پھر ان 10 نشستوں کے اوپر ایک پروسیس ہے الیکشن کمیشن میں آنے کے بعد، پھر دوبارہ وہ ڈی سیٹ ہوں گے، ڈی سیٹ ہونے کے بعد پھر الیکشن ہوگا. اور فرض کریں الیکشن کے بعد پھر یہ 10 سیٹیں کافلی جیت جاتی ہے تو پھر ووٹ آف نو کانفیڈنس آئے گا. تو انسٹیبلٹی جو ہے وہ پنجاب میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی برقرار ہے، چاہے آپ ادھر سے آئیں یا آپ ادھر سے آئیں. ہر حال میں جو سیاسی عدم استحکام جو ہے وہ شاید پنجاب کا رستہ دیکھ رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے. ہم ابھی بات کرتے ہیں یہاں پہ جو ہوٹل پہ ہم بیٹھے ہیں اور یہاں کچھ لوگوں سے بھی بات کر لیتے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں کہ خاص طور پہ پنجاب میں جو کچھ ہوا ہے اس کے حوالے سے یہ کیا سمجھ، آپ کیا کہیں گے جی؟ یہ پنجاب کا جو رزلٹ آیا ہے اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ سر مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ غیر عینی رزلٹ ہے، ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کی پولیٹکس پچھلے کچھ عرصے سے بالکل اگر کہا جائے کہ کسی
तीसरे बंदे के हाथों में। तीसरा बंदा पाकिस्तानी है या बाहर का है? पाकिस्तानी है जी, सारे लोग जानते हैं कि वो तीसरे बंदे की हाथ में पाकिस्तानी सियासत है, और उस बंदे को अवाम, सब सियासी जितने भी हमारे लीडर्स हैं उनके दूसरे गलत मायने में अब्बू जी कहते हैं, और वो सारों को पता है कि वो कौन लोग हैं। बस उन्हीं के हाथों में हमारी तकदीरें हैं, और वो जिस तरह चाहते हैं उस तरह मोड़ देते हैं, ठीक है। चाहे वो किस तरह भी ये लोग खरीद लेते हैं, जो भी करते हैं, ये बिल्कुल गलत हो रहा है। और हमें चाहिए कि हम आवाम को चाहिए कि हम अपना जो खान साहब के साथ है उनको सपोर्ट करते रहें आखिरी टाइम तक। और इन लोगों की साजिशें हमें तो समझ नहीं आ रही, लेकिन हमें चाहिए कि इन लोगों को हम समझने की कोशिश करें, और जो हक सच के साथ दे रहा है उसके साथ खड़े रहें, डटे रहें, और कोशिश करें कि आखिरी टाइम तक खान साहब के साथ, और जो पाकिस्तान और मुल्क कौम के लिए बेहतरी की कोशिश कर रहा है उसके साथ खड़े रहें। बिल्कुल ठीक है। ये एक और भाई मौजूद हैं। भाई आप क्या कहेंगे आज के रिजल्ट के हवाले से जो बन जाए? फिर पाकिस्तान की अवाम जो बेसिकली चाहते थे उस तरह का उससे तो नतीजा नहीं आया, ठीक है। लेकिन ये एक सियासी बैठक हुई है जो 4 घंटे तक चौधरी शुजात और जरदारी के बीच में, और उस दौरान ये फैसला कहीं ना कहीं तब्दील हुआ। लोग बज़ाहिर यही समझ रहे थे कि खान साहब जो चौधरी परवेज़ इलाही को बैकअप दे रहे हैं, चौधरी परवेज़ इलाही ही वज़ीर आला पंजाब बनेंगे। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वही रवायती सियासत पाकिस्तान में पैसा चला, और क्या कहते हैं किसी न किसी तरीके से नून लीग, क्योंकि वो एक एक्सपर्ट हैं, 1990s से वो सियासत में चीज़ों को बड़े बेहतर तरीके से समझते हैं, कहीं ना कहीं वो लोग जो हैं वो खान साहब के साथ हाथ कर गए। इसके अलावा मैं थोड़ा सा ये कहूँ कि इनिशियली हमने खान साहब को वोट दिया था, लेकिन खान साहब ने भी हमें बड़ा मायूस किया, वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग। उसके बाद ये शहबाज शरीफ को लेकर आए हैं, उसने उससे भी ज़्यादा मायूस कर दिया था कि आवाम का जो मेन कंसर्न है ना, वो एक ऐसा बंदा है जो ग्राउंड लेवल पर आए और आकर इस महंगाई को और इन चीज़ों को कम करे। वो चाहे जरदारी हो, चाहे इमरान खान हो, आप किसी से भी जाके पूछ लेना, वो इसको बॉदर नहीं करेगा कि कौन है, ठीक है। लेकिन आज बड़ा सरप्राइजिंग था, वैसे हमारे लिए नहीं, इवन सब के लिए बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग। आप समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ज़ाहिर है ये केस चला गया है, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो वफाक में हुआ था, यानी डिप्टी स्पीकर की रूलिंग उड़ाई थी, फिर वो जो भी जमहूरी तरीके से वोट, कम अज़ कम वोट तो लोगों ने ही डाला था, उन्हीं अरकान नहीं डाला था जो भी थे, सुप्रीम कोर्ट उड़ा देगी इस फैसले को? सर देखें, ये बड़ा एक चैलेंजिंग है। उसकी रीज़न ये है कि सुप्रीम कोर्ट ये वो है जो रात 11 बजे खान साहब को क्या कहते हैं वज़ीर आज़म हाउस से निकालने के लिए भी खुली, ठीक है। तो ये अभी बज़ाहिर ऐसे ही लगता है कि जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं, ये जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं, ये भी किसी के ज़रिए असर है, ठीक है। अभी लेट्स सी, मैं ज़ाती तौर पे यही समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला जो भी आएगा ना, वो भी किसी के ज़रिए असर रह कर ही आएगा। इसमें आप ये नहीं कह सकते कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो खान साहब के हक़ में फ़ैसला दे देगी, ऐसा बज़ाहिर नहीं लगता, क्योंकि बज़ाहिर जो सियासत लग रही है ना, वो बस कुछ मुख्तलिफ अदारे हैं जिनके बीच में घूम रही है, उसका मुल्की मफाद से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये इस वक्त जो सियासत है वो सिर्फ सियासी मफादात के लिए। आप समझते हैं कि इसके बावजूद जो लोगों ने ज़िमनी इंतखाबात में रिएक्शन दिया, ज़ाहिर वो तो एक अवामी रिएक्शन था, उसको तो हर किसी ने, उनके मुखालफों ने भी माना, तो अब वो रिएक्शन पब्लिक का आ सकता है, उसी तरह वो खान साहब के साथ खड़े हो सकते हैं जो चीज़ों को चेंज कर दे। और इस वक्त ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट की लाहौर रजिस्ट्री जो है वो भी खुल गई है इस वक्त, और मुमकिन तौर पर शायद वहाँ से भी कोई फैसला आ सकता है। सर इमाम का रिएक्शन तो आप देख रहे हैं, चौधरी शुजात के घर के बाहर खड़े एहतजाज कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अक्सर पाकिस्तान में ऐसा हुआ है कि जो फैसला बेसिकली आता है ना, वो अवाम की उमंगों के ख़िलाफ़ ही आता है, ठीक है। चलो जी, देखते हैं कि अवाम की उमंगों के ख़िलाफ़ फैसला आता है या हक़ में आता है। इस वक्त हमारे साथ जो है वो तालब अब्बासी साहब मौजूद हैं, जो इसी होटल के मालिक भी हैं। अब्बासी साहब, क्या आपका कारोबार है और ये जो सियासी अदम इस्तेहकाम है, ये किस हद तक इसको डिस्टर्ब कर रहा है? और जो आज का ये इलेक्शन हुआ, जो नतीजा आया, जो कुछ हुआ, क्या लगा आपको? सर ये तो एक मजाक है और शोगल है, ये तो बच्चों वाला खेल है। ये कोई सियासी पार्लिमानी या कोई सुप्रीम कोर्ट या फौज अदलिया, ये सारे लोग देख रहे हैं, क्या शोगल है? ये तो एक ड्रामा है। इस तरह तो बच्चे भी नहीं करते हैं जैसे आजकल हमारे सियासी लोग कर रहे हैं। ये तो बच्चों वाला भी खेल नहीं है, ड्रामा है, शोगल है। इसका तो कुछ सियासत से मेरे ख्याल में इसका कोई तल्लुक ही नहीं है, दूर तक कोई तल्लुक नहीं है इसका कोई सियासत से। नहीं, जो आज हुआ है, चौधरी परवेज़ इलाही को 186 वोट मिले, जबकि 179 मिले हमजा शहबाज को, 10 वोट माइनस कर दिए गए कि जी ये तो डी सीट होगा क्योंकि ये दूसरी तरफ चले गए। और बिल्कुल वही जो कौमी असम्बली में डिप्टी स्पीकर की रूलिंग और वहाँ की रूलिंग असल सेम में ही काम हो देखें, गया। अगर ये इनकी तरफ चीज़ आ जाए तो उसमें कुछ नहीं है। अगर पीटीआई की तरफ आ जाए, मैं वैसे भी पीटीआई का बंदा नहीं हूँ, मैं जमात इस्लामी का
अदना सा कारकुन हूँ। मैं वैसे तो शाम के अदना सा कारकुन होने की वजह से करता हूँ बात कि इस टाइम जो मौजूदा हालात हैं, क्रैप बेईमान हमजा शहबाज शरीफ वो इंसान है जो कल एक बच्चों को ब्रीफिंग दे रहा था। क्या ब्रीफिंग दे रहा था? कॉलेज में जाकर, यूनिवर्सिटी में जाके, ये रीत है, इस रीत को बढ़ने दें, करप्शन एक रीत है। यार क्या सबक आप दे रहे हैं? इनसे लोग क्या तवक्को ले रहे हैं? मैं तो हैरान हूँ जो लोग इनको कायद समझते हैं, आम आवाम, आम MPs MNA जो इनको कायद समझते हैं, ये किस तरह के लोग हैं जो इनको क्या गुलामी की भी अंतहा है जी। बस हमें गोरों ने क्या गुलाम किया है, वर्दी वालों के आगे आके हमें उन्होंने गुलाम बना दिया है। ये देखें बस ये इनकी एक मेहरबानियाँ हैं। ये पाकिस्तान है, ये गया है बिल्कुल हाथ से निकल रहा है, चोरों लुटेरों के हाथ में आ गए, बदमाशों के हाथ में आ गए। नहीं, लेकिन अवाम ने रिएक्शन तो दिया। आप देखें ना, अवाम ने 15 सीटें PTI को दी हैं। अवाम ने भी उस तरह रिएक्शन नहीं लिया जिस तरह अवाम को लेना चाहिए। अवाम को रोडों पे आना चाहिए, यहाँ सब कुछ ब्लॉक करना चाहिए, ईंट से ईंट बुझानी चाहिए। अवाम को तुर्की की तरह आगे आना चाहिए। ये सोई हुई अवाम है, खाली वोटों कास्ट से नहीं होता। अपनी वोट की हिफाजत करें भाईजान। अगर उनका बयानिया एक ये था कि वोट को इज्जत दो, आज वोट की इज्जत किधर चली गई है? आज वो आर्मी के नीचे नहीं आ गए, आज वो किधर चलेंगे? सारे उनके ऊपर करप्शन है, केसेस हैं। हमजा शहबाज शरीफ वो इंसान है जो पिछले दिनों इसने कहा है कि करप्शन की रीत को बढ़ने दें, ये बढ़ती है, ये होती है। वो भाईजान लोगों को आए हलाल खाएं, हलाल के पे आएँ, ये हराम ना खाएं, ये हराम है। बाप भी वही कह रहा है, बेटा भी वही कह रहा है, बड़े अब्बू भी वही कह रहे हैं। इनकी क्या बात करते हैं? जरदारी साहब के बारे में क्या कहेंगे? उन्होंने बहरहाल वो जो बिलावल ने कहा कि एक जरदारी सब पे भारी। हकीकत में देखा जाए तो जरदारी वाकई सब पे भारी है। जरदारी राइट टाइम पे किसी टाइम भी वो गेम पलट सकता है। उसने आज पलट के दिखा दी। जरदारी वाकई गेमर है, एक सियासत है, सियासतदान है। लेकिन ये आर्जी फतह जो है वो ऐसे लोगों की मुश्किल फतह होती है, क्योंकि ये इसमें आर्जी तो आर्जी है, मुस्तकिल तो है नहीं। ये एक ड्रामा है, ड्रामा कुछ दिनों के लिए होता है। आखिर ये कौम जागेगी, आखिर ये अवाम जागेगी, ये पढ़े लोग जागेंगे। मगर कब जागेंगे? वक्त आने की इंतज़ार है। हो सकता है मैं भी साल 6 महीने में ये कौम मज़ीद जाग जाए। ये जागेगी नहीं तो कुछ भी नहीं होगा। बाकी पंजाब के अंदर मैं उन लोगों को सलाम पेश करता हूँ कि जो लोग इन लोगों को लीडर मान रहे हैं, ऐसे क्रैप लोगों को लीडर मान रहे हैं, पर वो जाके घर में सोचें हम किसको मान रहे हैं लीडर, किस चीज़ को। इन्होंने क्या किया है पाकिस्तान के लिए, क्या किया है? मेट्रो लगाई है, पिंड इस्लामाबाद की आबादी देख लें कितनी है। 25 से 30 हज़ार बंदे इसमें सफ़र कर रहे हैं। रात 10 बजे ये बंद हो जाती है, ठीक है। लाहौर में मुजाहरा हो या इस्लामाबाद में बंद हो जाती है। चलती रहे तो 2 अरब रुपये का लेकिन नुकसान। वैसे एक बात बताएं, आप यहाँ कारोबार करते हैं भाई साहब, डॉलर ऊपर का ऊपर जा रहा है और मुल्क की अदम इस्तेहकाम भी ऊपर का ऊपर जा रहा है, लेकिन हमारी सियासी क़यादत को कोई परवाह नहीं है कि ये डॉलर कहाँ से कहाँ चला जाए, आपकी चीज़ें कैसे महंगी हो जाएं। लेकिन ये जिम्मेदारी तो सबकी है ना, बातचीत आपस में क्यों नहीं करते? सर इनको पाकिस्तान से कोई गर्जी नहीं है। जिस बंदे ने समुंदर पार एक ईंट भी लगाई है, जिस बंदे ने भी, या वो सियासी है या फौज से है या वो अदलिया से है या वो चैनल किसी से भी है, साफ़ी है, कोई भी है, इसने एक ईंट भी पाकिस्तान के बाहर लगाई, वो पाकिस्तान से मुखलस नहीं है। इन लोगों ने ऑलरेडी टिकट इनकी बुक हैं पाकिस्तान के ऊपर, कहीं भी कोई मामला तो इन लोगों ने सब ने निकल जाना है बाहर अपने अपने मुल्कों में। इनकी ऑलरेडी बाहर इन्वेस्ट है हर मुल्क में। ये चोर हैं, चोर दूसरे के आगे लिए कभी भी नहीं बोल सकते हैं, बोल के कभी बात ही नहीं कर सकते। सालम अब्बासी साहब की आपने गुफ्तगू सुनी। अगर हम अब्बासी साहब की गुफ्तगू को वाइंड अप करें और ये देखें कि जिस तरह से ये इनका होटल है या इनकी ये जगह है, उस लिहाज से हम देखें ये आम आदमी की राय है। यहाँ पे सारा दिन लोग बैठते हैं, अब्बासी साहब उनके साथ गपशप लगाते हैं, वो इनके साथ गपशप लगाते हैं, लेकिन शऊर है। ऐसी बात नहीं है कि शऊर नहीं है, शऊर बढ़ रहा है। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत यही है कि जो ये पाकिस्तान के लीडर हैं, ये अपने आप को पाकिस्तान से बड़ा समझते हैं और पाकिस्तान को अपने आप से छोटा समझते हैं। इनकी अनाएँ जो हैं वो पाकिस्तान से बड़ी हैं, कौम से बड़ी हैं। आपस में बातचीत नहीं करते, डायलॉग नहीं करते, सलूशन नहीं निकालते, और उसके बाद जाके अदालतों में जजों के हाथों इस तरह जो है वो एक तरह से डिक्टेट हो रहे होते हैं, जैसे स्कूल के बच्चों को टीचर कह रहा हो कि इधर बैठ जाओ, इधर उठ जाओ, ये कर लो, वो कर लो। और उसके साथ ही साथ अगर वाकई इस मामले का कानूनी नुक्ता जो मैंने आज चीज़ों को सुना है, आइनी माहरीन को सुना है, वो बहरहाल यही है कि असूल की बात यही है कि पार्लिमानी पार्टी जो है, जो आइन में पहले लिखा हुआ था सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले कि अगर 10 अरकान है पार्लिमानी पार्टी के, जिस तरफ 6 होंगे उसको पार्लिमानी पार्टी माना जाएगा, और अगर पार्लिमानी पार्टी को फैसला करती है तो उसके मुताबिक जो है वो उस पार्टी का सदर जो है वो फैसला करे, या वो किसी के खिलाफ रेफरेंस भेजे या ना भेजे, जो भी करे। लेकिन
पार्टी जो सरबराह है उसको मुतलकुल अनान होने का, बादशाह होने का सर्टिफिकेट देना ये दुरुस्त नहीं है। पार्लिमानी पार्टी और सदर, जो पार्टी का सदर है उसके दरमियान तवाज़न क्रिएट किया जाना बहुत ज़रूरी है, वरना यही काम चलता रहेगा और 15-20 लोग जो है वो लोटे होंगे और नतीजा होगा कि मुंतखब हुकूमत जाती रहेगी, अदम इस्तेहकाम बढ़ता रहेगा और फेस करेंगे मैं, आप और ये तालिब अब्बासी, इस तरह के आम लोग जो है इनकी अनाओं की भीड़ चढ़ते रहेंगे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त और मेरा चैनल लॉबिंग पाकिस्तान ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।